लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में लिख कर दिया है, उसके ऊपर क्या किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से उनको जानकारी दी जाएगी और नए लोग भी अपनी समस्या को लेकर आएंगे तो उन पर भी गौर किया जाएगा। तो व्यक्तिगत समस्या के लिए तो कल का दिन ही है, लेकिन आमतौर पर आए और कुछ सार्वजनिक समस्या के बारे में लोगों ने कहा, यह बात सही है। और सड़क का और पुल का दोनों के बारे में अगर कहीं से मांग होती है तो बिल्कुल वो जायज मांग है। हम लोगों के यहाँ बिहार में सड़क की जरूरत है, पुल पुलिया की बहुत जरूरत है। इसलिए राज्य सरकार ने जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें 1000 की आबादी तक के गांवों को 12मासी सड़क से जोड़ना है। उसके अलावे हम लोगों ने एक राज्य सरकार की योजना बनाई जिसमें 500 की आबादी तक के गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना है। उसके बारे में काम चल रहा है। और फिर एक योजना है पुल पुलिया के लिए, मुख्यमंत्री सेतु योजना। उसके अंतर्गत भी पुलों का निर्माण बिहार भर में किया जा रहा है और इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई हुई है जिसके सदस्य माननीय विधायकगण, प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और उसमें योजनाओं का चयन होता है और फिर उसके ऊपर काम शुरू होता है। तो ये काम भी चल रहा, अभी बहुत करना बाकी है। अभी एक चरण जो काम लिया गया उस पर काम चल रहा है और बहुत धनराशि की जरूरत है। सड़क और पुल पुलिया के निर्माण के लिए हम लोगों ने अब काफी धन स्वीकृत करना शुरू कर दिया है। यानी अब सालाना लगभग 3000 करोड़ रुपया से ज्यादा सड़क और पुलों के निर्माण पर राज्य सरकार खर्च कर रही है, केंद्रीय योजनाओं के अलावे। लेकिन फिर भी हमारा प्रदेश, इसमें आबादी का घनत्व तो है, क्षेत्रफल कम है लेकिन आबादी ज्यादा है, गांव और टोलों की संख्या काफी है, तो उनको सड़क से जोड़ना एक बड़ा काम है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि इन गांवों को हम पक्की सड़क से जोड़ें। तो हमारा लक्ष्य है कि 500 की आबादी तक के गांवों को जोड़ दें, इसके बाद और आगे बढ़ें। लेकिन उसके लिए काम प्रारंभ हो गया है और काफी धनराशि की जरूरत है। हमको ऐसा लगता है कि प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपया और उससे भी ज्यादा इसमें लगाया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। और एक व्यक्ति ने ठीक कहा, हम योजना मंजूर करते हैं, उस पर उस योजना को पूरा करने में वक्त लगता है। जितना वक्त लगना चाहिए उससे भी ज्यादा वक्त लगता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बिहार में जो काम करने वाली एजेंसी है उसकी कमी। बाहर की एजेंसी भी काम करने के लिए कुछ आती है और बहुत लोग नहीं आते हैं। तो काम है, पैसा है, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है कई जगहों पर, या काम मंथर गति से होता है। उसके पीछे कारण है बिहार में काम करने वाली एजेंसी की कमी। अब पहले साल भर में 300-350 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होता था सड़क के मध्य, और आज 3000 करोड़ सबको मिला करके, अगर ग्रामीण कार्य विभाग को ले लें, पथ निर्माण विभाग को ले लें, ये सब को ले लें, तो हम 3000 करोड़ रुपया से ज्यादा प्रतिवर्ष इसके लिए आवंटित कर रहे हैं। तो ये बाधा है। एक व्यक्ति ने यहाँ आकर के जो अपनी बात कही
वो बात सही है और ये हमारी समस्या है। इसके लिए धीरे धीरे ये क्षमता का विस्तार होगा। पहले काम नहीं होता था, अब काम शुरू हो गया है, तो स्वाभाविक है कि पहले कोई इच्छा नहीं थी लोगों की, मर गई थी इच्छा। लोगों को लगता था कि कुछ होगा ही नहीं, अब होने लगा है तो सबको लगता है कि हमारा भी जल्दी हो जाए। तो ये अच्छी बात है, करना तो बारी बारी से सबका है। और हम जितना तेजी से चाहते हैं कि निर्माण काम पूरा हो जाए, उतना तेजी से हो नहीं पा रहा है, जिसका कारण हमने आपको बताया, काम करने वाली एजेंसी, उसकी कमी। सरकार पैसे का प्रबंध करती है, अब टेंडर निकाला जाता है, ठेका निकाला जाता है, तो उसमें हर काम के लिए उस प्रकार से लोग सामने नहीं आते काम करने के लिए, तो इसमें भी व्यवधान होता है। कई बार उसको लेकर के मामला कहीं कहीं अटक जाता है, विवाद होता है। एक बार में अगर कोई चीज ठेका किसी को नहीं दिया जा सका तो दोबारा, तो ये सब जगह कठिनाई आती है। आपने देखा होगा पटना शहर में भी, ये तो गांव की बात है, पटना शहर में भी हम लोगों ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया पटना शहर में सड़कों को बनाने के लिए। काम शुरू हो गए, चारों तरफ गड्ढा खोद दिया, और जो निर्माण करने वाली एजेंसी थी वो समय पर पूरा नहीं कर रही थी, तो अंत में पथ निर्माण विभाग ने उस पर कार्रवाई की, उसको काली सूची में डाला, यानी कार्रवाई की, तो फिर दोबारा दूसरी एजेंसी से काम कराना। तो इस प्रकार का व्यवधान होता है, लेकिन धीरे धीरे बिहार की क्षमता का, बिहार में काम करने वाले लोगों की संख्या, इस प्रकार का काम करने वाले, हम कोई मजदूरी करने वालों की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार के निर्माण का काम करने वाले एजेंसी की संख्या बढ़ेगी। काम हो रहा, बड़ा बड़ा काम भी हो रहा, तो उसमें कुछ बाधा है, वो तो धीरे धीरे दुरुस्त होगा। और हम तो कहेंगे लोगों को कि काम कीजिए, अब तो इतना काम है, लेकिन हाँ, काम बढ़िया करना पड़ेगा। अगर घटिया कोई काम करेगा तो आज न कल वो पकड़ा जाएगा। गड़बड़ी करने की छूट, कई बार होता यह है कि हम लोगों ने काम की गुणवत्ता इतनी रख दी है कि पहले जो आदत थी कि कुछ ऊपर झापर काम करके पैसा निकाल दो, अब उसकी गुंजाइश नहीं है। इसके लिए भी बहुत सारे लोग भाग खड़े होते हैं कि पता नहीं बाद में दिक्कत आएगी। तो कई प्रकार की बात है, तो ये आपको और हमको सबको थोड़ा धैर्य से चलना पड़ेगा। शुरू हो गया, काम होने लगा है। उसी प्रकार से और कुछ समस्याओं के बारे में लोगों ने चर्चा की है, लेकिन यही एक मुझको समस्या लगी। एक लड़के ने जिक्र करते हुए कह दिया कि भाई हम तो मैट्रिक पास है, फर्स्ट डिवीजन में इतना नंबर आया, आईए पास इतना नंबर, हमको कोई छूट नहीं है। और जो प्रशिक्षित वाला है उसको क्या बताना चाह रहे होंगे शायद प्रशिक्षित वाले के बारे में, कि उसको 20 नंबर अलग से दिया गया। तो भाई, तो ये तो फैसला है कोर्ट का, प्रशिक्षित लोगों को रखने का फैसला, तो उसके चलते पहले चरण में भी उनको रखा गया और द्वितीय चरण में भी इसके बारे में मानव संसाधन विकास विभाग ने, शिक्षा विभाग ने ये सोचा है कि ऐसा करके उनको हम प्राथमिकता दे दें। तो ये तो एक प्रक्रिया की बात है। और इसमें दो तरह का, जो प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है वो मिलता है तो कहता है कि हमारा ही खाली होना चाहिए, और जो प्रशिक्षण नहीं किया रहता है वो कहता है कि प्रशिक्षण वाला तो बेकार है, हम ही को मिलना चाहिए। लेकिन ये भी कंपटीशन तभी ना हो रहा है जब हम टीचर की बहाली शुरू किए। जब शिक्षक की बहाली नहीं होती तो ये भी चर्चा नहीं होती। तो हम तो चाहते हैं कि शिक्षक बहाल हो, और शिक्षक जब बहाल होंगे तो स्कूल में पढ़ाई शुरू होगी, और पढ़ाई होगी तो हमारे सभी बच्चे स्कूल में जाएंगे। स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या 3 साल पहले 25 लाख थी। अब वो 3 साल के परिश्रम के बाद वो संख्या घटकर 10 लाख पर पहुंची। बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में काम नहीं हो रहा, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये हम नहीं बोल रहे हैं कि 25 लाख जो संख्या थी वो घटकर 10 लाख पर पहुंच गई। ये जो निष्पक्ष संस्थाएं हैं जो इस बात का अध्ययन करती है, अभी हाल ही में
3 सप्ताह पहले ये रिपोर्ट आई है, प्रथम नाम की संस्था है जो देश भर में शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है कि 2005 में जहां बिहार में 25 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर थे, अब उनकी संख्या घटकर 10 लाख हो गई। तो काम शुरू हो गया। हम तो चाहते हैं कि हमारा एक बच्चा भी स्कूल के बाहर न रहे। हम तो पूरे तौर पर शिक्षित बिहार बनाना चाहते हैं, साक्षर बिहार बनाना चाहते हैं। देखिए, यही बिहार है जिसने दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी, और आज बिहार के लड़कों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल ज्यादा से ज्यादा खुले, और मुझको खुशी है कि लोगों ने हाई स्कूल की मांग की। मैं आपको यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने नए 15,000 प्राथमिक विद्यालय तो खोल दिए, कुछ मध्य विद्यालय भी खोले, मध्य विद्यालय को कुछ उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। लेकिन आपको हम बताएं कि हमारे यहाँ हाई स्कूल की जरूरत है। बच्चे जाने लगे स्कूल में, तो अब जब मिडिल पास कर लेंगे तो हाई स्कूल में जाएंगे। हाई स्कूल के बाद वो इंटर करना चाहेंगे, क्योंकि सब चीज में इंटर की जरूरत है, यानी +2 की जरूरत है। और हाई स्कूल की कमी, हमारे बिहार में मात्र 3,000 उच्च विद्यालय हैं, जबकि कम से कम बिहार में 9-10 हजार होना चाहिए। हमने समान स्कूल शिक्षा प्रणाली के बारे में एक आयोग गठित किया गया था। उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में कहा कि 18,000 हाई स्कूल होना चाहिए। लेकिन चलिए, 18,000 हाई स्कूल तो एक आदर्श स्थिति है, लेकिन कम से कम 10,000 हाई स्कूल तो बिहार में खुलना ही चाहिए। तो उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। अब यहाँ कोई जिला की मांग कर गया, यहाँ सब डिवीजन बना है, जिला बना है, ढंग से उसका कारोबार नहीं चल रहा, कार्यालय कितने जगहों पर नहीं, अधिकारी नहीं, बहुत बुरा हाल है कई जगहों पर। कई जिला बन गया, कई सब डिवीजन बना दिए गए, और वहां पर डिग्री कॉलेज भी नहीं। आप बताइए, यानी सब डिवीजन मुख्यालय है, और लड़का अगर बीए पढ़ना चाहे, करना चाहे, बीएससी करना चाहे, बीकॉम करना चाहे, तो पढ़ाई का इंतजाम नहीं। इसलिए जो विकास यात्रा के क्रम में हमने एक निर्णय यह भी लिया है कि जितने भी अनुमंडल हैं, अगर वहां डिग्री कॉलेज नहीं है तो सरकार डिग्री कॉलेज खोलेगी। तो हमको हाई स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, मेडिकल कॉलेज खोलना है, पॉलिटेक्निक खोलना है। अब ये मजदूरी करने के लिए क्यों बाहर जाना, तो ज्यादा कमाई करने के लिए जाए। तो उसके लिए दक्षता चाहिए, कौशल चाहिए, हुनर चाहिए, तो आईटीआई खोलना है। तो हम तो चाहते हैं कि लोग साक्षर बने, शिक्षित बने, हुनरमंद बने, और उसी दिशा में कारगर कदम उठाया जा रहा है। और ये जो यात्रा है, ये तो जन जागृति का हम तो जगा रहे हैं। आज जितना गड़बड़ी है सबको हम बेपर्द कर रहे हैं, कोई चीज पर पर्दा न रहे, सब जगह से हम पर्दा हटा देना चाहते हैं, ताकि कोई छिपा हुआ बात नहीं रहे, सब देखे, और तभी उसको दुरुस्त किया जाए। ये भ्रष्टाचार जो है, अपराध पर काबू पाया गया बहुत हद तक। 28,000 लोगों को सजा मिली 3 साल। अब सबको मालूम है अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो सजा भी कानून के मुताबिक मिलेगा। यह लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ, इसलिए डर निकला। उसी तरह से हमको भ्रष्टाचार पर हमला करना। ये जो हम इतना धन इकट्ठा करके 13,000 करोड़ रुपया इस साल 13,500 करोड़ रुपया विकास के मद में खर्च कर रहे हैं, ये विकास के लिए, सड़क के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, कल्याण के लिए खर्च कर रहे हैं, न कि किसी का जेब भरने के लिए कर रहे हैं। तो जो लोग भी गड़बड़ करें उनको पकड़ा जाए, और आप लोगों से भी हम कहेंगे कि पकड़ने में मदद कीजिएगा। अभी हमने नीति बना दी है कि जो भी भ्रष्ट लोगों को पकड़वाएगा उसको इनाम देंगे। 1,000 रुपया से लेकर के 50,000 रुपया तक का इनाम देंगे जो भ्रष्ट लोगों को पकड़वा देगा, सूचना देगा पक्का, जिसमें धरा जाए। और उसके बाद अगर इस कदम से सरकार को लाभ हो गया तो जितने का लाभ होगा उसका भी 2% हम सूचना दाता को देंगे जो पकड़वा देगा।
तो इसमें आप सबसे हम अपील करेंगे कि इसमें सब मिलकर के लगिए और साथ दीजिए, और तब जाकर के और जो भ्रष्टाचार करेंगे उनके खिलाफ भी, जैसे आपराधिक मामलों में त्वरित विचारण होता है, स्पीडी ट्रायल होता है, हम लोगों का प्रयास होगा कि इस मामले में भी त्वरित विचारण करके जल्दी से जल्दी भ्रष्ट लोगों को भी सजा दिलाई जाए। बहुत सारी बातें हुई, कुछ थोड़ा बहुत संवाद भी हुआ, इसके लिए मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और ये कार्यक्रम कितना टाइम हुआ? कार्यक्रम का समापन सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हुए प्रार्थना से होता है। तो हम आप सब लोगों से अपील करेंगे कि इस प्रार्थना में शामिल होइए। और अंत होता है, समापन होता है, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं बापू, जिनके बारे में जिनके आश्रमों में ये भजन गाया जाता था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, उससे इसका समापन होता है। तो इस पूरे यात्रा का मकसद है एक सद्भाव का, एक भाईचारा का और एकता का। तो इन्हीं शब्दों के साथ और फिर कल सवेरे जनता के दरबार में कार्यक्रम है, जिसमें हम लोगों की बात सुनेंगे, सारे अधिकारी भी उसमें रहते हैं, और उस समय भी हम कल यहाँ रहेंगे। और उसके बाद वो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसलिए कल फिर मिलने वाले हैं। ये तो आज आए, और आने के बाद भी आप लोगों से, आज सवेरे कहाँ थे? जनता के दरबार का कार्यक्रम था मधुबनी जिले में, और वो कार्यक्रम खत्म करके 1 बजे के बाद फिर हम मधुबनी गए, जहां विकास से संबंधित सभा थी, और मधुबनी की सभा को खत्म करके 2.5 घंटा सड़क यात्रा करके आपके बीच में हम पहुंचे। और यहाँ पर आज अभी आपके बीच में इतनी देर हाजिरी लगाने के बाद कल सवेरे भी हम आपके बीच में रहेंगे, और जो समस्या को लेकर के आएंगे उनकी बात भी हम लोग सुनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अभी मैं वाणी को विराम देता हूं, और आमंत्रित करता हूं कि जो प्रार्थना होगी उसके कलाकार यहां पर आकर के अपने कार्यक्रम को रखें, प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।